रोजाना यूपी चुनाव का अपडेट जानने के लिए क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए जानते हैं आज की 10 बड़ी खबरों को। पीएम किसान सम्मान निधि योजना में यह 7वां बदलाव 12 करोड़ से अधिक लाभार्थियों पर डालेगा बड़ा प्रभाव। पीएम किसान 2022 में सम्मान निधि योजना की शुरुआत से लेकर अब तक इसमें 7 बदलाव हो चुके हैं। कुछ दिन पहले लाभार्थियों के लिए ई-केवाईसी कराना जरूरी कर दिया गया था, हालांकि इसे कुछ दिन के लिए होल्ड पर रख दिया है। अब जो बदलाव हुआ है उसे लाभार्थियों को थोड़ी असुविधा होगी। दिसंबर, मार्च या फिर 10वीं किश्त की बात करें तो पीएम नरेंद्र मोदी ने 1 जनवरी को 10 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में 2000 रूपए की किश्त भेजी है। अभी तक यह किश्त 10,94,87,474 किसानों को भेजी जा चुकी है। पीएम किसान पोर्टल पर दिए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक अब तक 12.44 करोड़ से अधिक किसान परिवार इस योजना से जुड़ चुके हैं। आइए जानें अब तक पीएम किसान सम्मान निधि योजना में क्या क्या बदलाव हो चुका है। अब ताजा बदलाव के कारण पीएम किसान पोर्टल पर अब मोबाइल नंबर से अपना स्टेटस नहीं देख पाएंगे। अब आप केवल अपने आधार नंबर अथवा बैंक अकाउंट नंबर से ही स्टेटस जान पाएंगे। इसमें कोई शक नहीं कि मोबाइल नंबर से स्टेटस चेक करने में बहुत अधिक सहूलियत थी, वहीं इसके नुकसान भी थे। दरअसल बहुत से लोग किसी का भी मोबाइल नंबर डालकर स्टेटस चेक कर लेते थे। ऐसे में किसानों की बहुत सारी जानकारी दूसरे लोग हासिल कर लेते थे। अब ऐसा होना मुश्किल है। भीम आर्मी के नाम से बिहार से पूर्व सीएम मांझी की अखिलेश को नसीहत, रिश्तेदार की तरह होगा हाल। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने समाजवादी पार्टी सपा प्रमुख अखिलेश यादव को नसीहत देते हुए कहा कि यूपी चुनाव में दलित उनका वही हश्र करेंगे जो बिहार में उनके रिश्तेदार ने किया था। मांझी का इशारा राजद के तेजस्वी यादव की ओर था। मांझी ने सोमवार को ट्वीट किया, इतिहास पढ़ने का नहीं सीखने का विषय है। बिहार चुनाव से अगर अखिलेश यादव ने कुछ सीख ली है तो शायद भीम आर्मी को नजरअंदाज नहीं करते। वैसे जो हश्र बिहार के दलितों ने उनके रिश्तेदार का किया, यूपी में वही हाल अखिलेश यादव का होने वाला है। इसके बाद उन्होंने हैशटैग लगाते हुए लिखा, अब राजा का बेटा राज नहीं करेगा। मालूम हो कि बिहार विधानसभा चुनाव में राजद के साथ हम और वीआईपी की बात नहीं बनी थी, जिसके बाद दोनों दलों ने एनडीए का दामन थाम लिया। जीतन राम मांझी को गंभीरता से न लेने का बयान देते हुए जदयू विधायक डॉक्टर संजीव कुमार को हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने चिरकुट कहा है। हम के राष्ट्रीय प्रवक्ता दानिश रिजवान ने कहा है कि जदयू अपने चिरकुट विधायकों को संभाल कर रखे। मालूम हो कि कृषि कानूनों की तरह शराबबंदी कानून वापस किए जाने के लिए जीतन मांझी ने बयान पर जदयू के खगड़िया विधायक डॉक्टर संजीव ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा था। पीएम मोदी आज करेंगे वर्चुअल संवाद। वाराणसी के बीजेपी के बूथ लेवल कार्यकर्ताओं को विधानसभा चुनाव के लिए टिप्स देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 11 बजे अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के भारतीय जनता पार्टी के बूथ लेवल कार्यकर्ताओं से नमो ऐप के जरिए वर्चुअल संवाद करेंगे। इस संवाद को सफल बनाने की जिम्मेदारी भाजपा काशी क्षेत्र के सोशल मीडिया और आईटी सेल के पदाधिकारियों को सौंपी गई है। भाजपा काशी क्षेत्र के सोशल मीडिया और आईटी सेल के पदाधिकारियों से कहा है कि तकनीक के इस दौर में कोरोना संक्रमण के बीच ज्यादा से ज्यादा लोगों से संवाद के लिए सोशल मीडिया तक सशक्त और प्रभावी माध्यम है। 11 बजे से पहले बूथ लेवल कार्यकर्ता नमो ऐप के जरिए अपने सवाल और सुझाव भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचा सकते हैं। भाजपा काशी क्षेत्र के अध्यक्ष महेश चंद्र श्रीवास्तव ने कहा कि प्रधानमंत्री संवाद में बूथ लेवल कार्यकर्ताओं के साथ ही पार्टी के अन्य कार्यकर्ताओं से जुड़ने का आह्वान करेंगे। सभी कार्यकर्ता प्रधानमंत्री की बातों को सुने और उन पर अमल विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत सुनिश्चित कराएं। क्षेत्रीय अध्यक्ष ने बताया कि संवाद के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आईटी और सोशल मीडिया सेल के पदाधिकारियों से चर्चा की जा चुकी है। भाजपा में नहीं जाएंगी अपर्णा, मुलायम की बहू की पसंदीदा सीट के लिए 2 मंत्री दिनेश शर्मा और महेंद्र सिंह आमने सामने। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा खेमे के लिए हॉट केक बनी लखनऊ कैंट सीट की कहानी अब नई मोड़ में आ गई है। अब तक यह माना जा रहा था कि मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव इस सीट से उतरने की शर्त पर भाजपा का दामन थामने वाली है। अब अपर्णा ने सीट पर अपना दाव छोड़ दिया है। साफ है कि अब भाजपा भी नहीं ज्वाइन कर रही। हालांकि उनके हटने के बावजूद यह सीट रीता बहुगुणा जोशी को भी नहीं मिल पा रही है। जोशी अपने बेटे के लिए सीट से टिकट मांग रही थी। अब भाजपा की राज्य सरकार के 2 मंत्री इस सीट के लिए आमने सामने हैं। दरअसल डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा और जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह दोनों अभी विधान परिषद सदस्य हैं। पार्टी बड़े चेहरों को विधानसभा चुनाव में उतारना चाहती है। ऐसे में ये दोनों मंत्री अब सेफ सीट की तलाश में लखनऊ कैंट पर अड़े हैं। मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक भाजपा के इस हॉट सीट के लिए सरकार के जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह भी तैयारी कर रहे हैं। विधान परिषद के सदस्य महेंद्र सिंह भी अगर चुनाव लड़ते हैं तो कैंट सीट सबसे मुफीद है। कैंट से नॉमिनेटेड कॉर्पोरेटर रहे महेंद्र सिंह के लिए यह सबसे सेफ रास्ता हो सकता है। ऐसे में सरकार के उप मुख्यमंत्री और जल शक्ति मंत्री दोनों आमने सामने हो सकते हैं। मायावती की नई टीम और कड़ी चुनौती, क्या दलित वोट सीटें बढ़ा पाएंगी बसपा के लिए इस बार का विधानसभा 2022 चुनाव।
काफी अहम माना जा रहा है। इसलिए है कि बसपा की नई टीम के सहारे मैदान में है। वहीं इस बात की परीक्षा होगी कि उसके विधायक चाहे जहां चले जाएं, बसपा का कॉर्डर आज भी मजबूत है या नहीं। साथ ही इस चुनाव में तय होगा कि क्या दलित आज भी मायावती को ही अपना नेता मानते हैं। सियासी दल मायावती को रेस से बाहर बताने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि मायावती ने इस बार हर मौके पर खंडन किया है। इससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि दलित वोट बैंक में बंटवारा होगा। इस वोट बैंक पर सभी दलों की नजर है, खासकर भाजपा व सपा की। बसपा अपने कॉर्डर के साथ ही सोशल इंजीनियरिंग फॉर्मूला भी अपना रही है। इसके तहत दलितों के साथ ही ब्राह्मण, मुस्लिम, ओबीसी वोट बैंक पर खास ध्यान दिया जा रहा है। बसपा को वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में कुल 19 सीटों पर जीत मिली थी। इसमें से अधिकतर विधायक मौजूदा समय बसपा को छोड़कर दूसरे दलों में जा चुके हैं। बसपा के पास नाम मात्र के विधायक बचे हैं। इसलिए बसपा पर सबसे बड़ी चुनौती इस चुनाव में अधिक सीटें जीतने के साथ ही अपना वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने की है। ममता के सहारे यूपी में खेला चाहते हैं अखिलेश। बीजेपी को हराने के लिए दादी से मांग रहे मदद। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव चाहते हैं कि ममता बनर्जी यूपी विधानसभा चुनाव में उनका प्रचार करें। अखिलेश ने समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किरणमयी नंदा को कोलकाता भेजा है। आज शाम नंदा ममता से मिलेंगे। इस मीटिंग में नंदा ने ममता के समक्ष प्रचार करने का प्रस्ताव रखेंगे। इसके साथ ही अन्य विषयों पर भी चर्चा करेंगे। नंदा ने कहा है कि कोविड पाबंदियों के कारण चुनाव का डिजिटल प्रचार किया जा रहा है। नंदा ने ममता बनर्जी की तारीफ करते हुए कहा कि पूरे देश ने देखा है कि कैसे उन्होंने बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ी और जीत हासिल की, इसलिए हम भी यह चाहते हैं। नंदा ने यह कहा कि अखिलेश यादव के ममता बनर्जी और टीएमसी नेताओं के साथ अच्छे संबंध रहे हैं। ममता दी ने देश की सेवा के लिए हमें एकजुट करने की पहल की। बीजेपी ने देश के गरीब और दलित लोगों के लिए कुछ नहीं किया। आज किसान दुखी हैं, युवा बेरोजगार हैं और देश आर्थिक संकट से गुजर रहा है। जीएसटी और नोटबंदी के बाद आम लोगों ने अपने सपने चकनाचूर हो गए हैं। भाजपा को जवाब देना होगा कि उन्होंने लोगों के साथ अन्याय क्यों किया। मैं दीदी को इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। यूपी चुनाव से पहले गरमाया पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा। शिक्षक संगठनों ने उठाई राजनीतिक दलों की टेंशन। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भले ही राजनीतिक दल विकास और रोजगार के दावों के साथ घोषणा पत्र जारी करें, लेकिन 11.5 लाख शिक्षक व कर्मचारियों से जुड़ा पुरानी पेंशन का मुद्दा इस बार चुनाव में वोट देने का आधार बनेगा। शिक्षक संगठनों ने कहा है कि जो भी राजनीतिक दल अपने घोषणा पत्र में पुरानी पेंशन बहाली, महाविद्यालयों के शिक्षकों की अधिवर्षता आयु 65 वर्ष करने सहित प्रमुख मांगों को शामिल करेगा, उसी को समर्थन देंगे। पुरानी पेंशन की मांग लगातार जारी है। इसके अलावा महाविद्यालयों के शिक्षकों को राज्य कर्मचारियों की भांति मेडिकल सुविधा भी नहीं दी जा रही। कई राज्यों में उनकी सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष कर दी गई, लेकिन उत्तर प्रदेश में कोई आदेश नहीं है। इसलिए जो शिक्षकों की मांगे अपने घोषणा पत्र में शामिल करेगा, उसके पक्ष में वोट देने की अपील की जाएगी। शिक्षक पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी है, उसे पता है कि किसे वोट देना है। शिक्षकों की कई ऐसी मांगे हैं जिनके लिए लूटा संघर्ष कर रहा है और इसके साथ ही इसलिए सरकार को सोचना चाहिए। विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दल सभी वर्गों के साथ शिक्षकों की बहुप्रतीक्षित लंबित मांगों को भी ध्यान में रखकर अपना घोषणा पत्र जारी करे। उत्तर प्रदेश में मध्य प्रदेश के नेताओं की दिखेगी धमक। 250 सियासी फौज की टुकड़ी तैयार। उत्तर प्रदेश सहित देश के 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां युद्ध स्तर पर हैं। देश के सबसे बड़े सूबे में दोबारा सत्ता हासिल करने के लिए बीजेपी शासित सभी राज्यों ने कमर कस ली है। इससे सबसे आगे दिखाई दे रही है एमपी बीजेपी की सियासी फौज। मध्य प्रदेश बीजेपी के लगभग सभी धुरंधर नेता और कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मोर्चा संभाल चुके हैं। एमपी के कई दिग्गज नेता यूपी विधानसभा चुनाव में बड़ी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। अब मध्य प्रदेश से लड़ाकू नेताओं की एक और टुकड़ी यूपी भेजी जा रही है। उत्तर प्रदेश चुनाव में मध्य प्रदेश के नेताओं की धमक देखने को मिल रही है। कई दिग्गज नेताओं के बाद अब बीजेपी और कांग्रेस ने मिलाकर अपने और भी अनुभवी नेताओं को उत्तर प्रदेश भेजने की तैयारी कर ली है। इसमें पूर्व जिलाध्यक्ष, पूर्व पदाधिकारियों, महिला पदाधिकारियों सहित बीजेपी ने लगभग 250 नेता उत्तर प्रदेश भेजे जा रहे हैं। पार्टी के विधायक, सांसद और मंत्रियों की भी तैनाती की जा रही है। बीजेपी ही नहीं, कांग्रेस संगठन में भी मध्य प्रदेश के नेताओं की ड्यूटी उत्तर प्रदेश के चुनावी दंगल में लगा दी। उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए पार्टी आलाकमान ने राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल और पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल को पहचाने के निर्देश दे दिए हैं। बुजुर्ग व दिव्यांगों को 2 दिन पहले ही मिल जाएगा वोट डालने का मौका। 80 साल से ऊपर के बुजुर्ग व दिव्यांग मतदाताओं को मतदान से 2 दिन पहले ही घर से वोट डालने का मौका मिल जाएगा। निर्वाचन विभाग ने उसकी तैयारी कर ली है। वीडियोग्राफी की निगरानी में पोलिंग पार्टियों घर घर जाकर इन मतदाताओं से पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान कराएंगी। हालांकि इसके लिए इन मतदाताओं को सहमति पत्र देना अनिवार्य होगा।
BLO के माध्यम से यह सहमति पत्र भरे जाएंगे। जिले में अब तक 2000 से अधिक मतदाताओं के सहमति पत्र भरे जा चुके हैं। अगर कोई दिव्यांग व बुजुर्ग मतदाता सहमति पत्र नहीं भरता तो वह बूथ पर जाकर भी ईवीएम से मतदान कर सकता है। चुनाव आयोग ने जिले के 7 विधानसभा सीटों पर 10 फरवरी को मतदान की घोषणा की है। ऐसे में निर्वाचन विभाग तेजी से तैयारियों में जुट गया है। चुनाव को लेकर इस बार युवाओं से लेकर बुजुर्ग तक में खासा उत्साह है। जिले में जितने बुजुर्ग व दिव्यांग मतदाताओं के सहमति पत्र निर्वाचन विभाग के पास आ जाएंगे, विभागीय अफसर विधानसभा संबंधित पोलिंग पार्टियों को पोस्टल बैलेट थमा देंगे। अब तक 2000 से अधिक सहमति पत्र भरे जा चुके हैं। इन सभी मतदाताओं को घर से वोट डालने का मौका मिलेगा। अगर कोई बुजुर्ग व दिव्यांग चाहे तो बूथ पर जाकर भी वोट डाल सकता है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ आचार संहिता लागू कर दी गई है। इसी के साथ राज्य के तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए चुनाव आयोग ने चुनावी रैलियों और रोड शो पर प्रतिबंध को जारी रखने का फैसला लिया है। इसी बीच रोज नए आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। आइए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ओपिनियन पोल के बारे में। आइए एक नजर डालते हैं आज के आंकड़ों की ओर। सबसे पहले हम बात करेंगे बीजेपी की। तो यहाँ पर बीजेपी को कितनी सीटें मिल रही हैं? बीजेपी को मिल रही हैं 252 से 272 विधानसभा सीटें। समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 111 से 131 विधानसभा सीटें मिल रही हैं। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को यहाँ पर 3 से 9 विधानसभा सीटें मिल रही हैं। बसपा को यहाँ पर 8 से 16 विधानसभा सीटें मिल रही हैं। आने की बात करें तो अन्य को यहाँ पर 0 से 4 विधानसभा सीटें मिल रही हैं। इन आंकड़ों को देखते हुए अब आपको क्या लग रहा है? अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। हमें कमेंट के माध्यम से बताएं, क्या योगी आदित्यनाथ दोबारा से मुख्यमंत्री बन सकते हैं? क्या उनको दोबारा से मुख्यमंत्री की कुर्सी मिलेगी या फिर बाजी पलट देंगे अखिलेश यादव? कौन सी सरकार पहले नंबर पर उभर कर सामने आ सकती है? हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं।